दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है कि पॉलिटिक्स जो है ये शब्द किस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है पॉलिटिक्स। आप जान लीजिए दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये यूनानी यानी ग्रीक भाषा के पोलिस। देखिए, ये प्रश्न पूछता है कि पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आप जान लीजिए कि पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है और पोलिस जो है ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है और उसमें ऑप्शन जो देगा उसमें आपको इंग्लिश और लैटिन भी देगा। तो इसलिए आप क्लियर हो जाइएगा कि पोलिस जो वो लैटिन भाषा का शब्द नहीं है। ये पोलिस शब्द लैटिन भाषा का शब्द नहीं है, ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। और पोलिस क्या होता था? तो पोलिस जो है प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक होता था। प्राचीन यूनान में नगर राज्य यानी सिटी स्टेट को पोलिस कहा जाता था और इन नगर राज्यों में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे। नागरिकों की जो ये गतिविधियां थीं उनको विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी थी और इससे संबंधित जो व्यवस्थित अध्ययन है इसको उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया था। और आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ये शीर्षक अरस्तु की महत्वपूर्ण पुस्तक का भी है। तो याद रखिएगा, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से हुई है जिसका अर्थ नगर राज्य होता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए किस राइटर या किस लेखक की ये उक्ति है या कथन है। प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो ये आप जान लीजिए दोस्तों, ये प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक और लेखक गार्नर का कथन है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। दोस्तों, गार्नर की पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने राजनीति विज्ञान की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत है। इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन और व्यवहार से होता है और साथ ही साथ उसने राज्य की उत्पत्ति का परीक्षण भी किया है और ये कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यानी राजनीति विज्ञान किसी भी क्षेत्र में जो है ये राज्य से ही जुड़ा है और इसका प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन कुछ ऐसे विचारक हैं जो भूमि यानी टेरिटरी को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। तो इसमें आप जान लीजिए दोस्तों, एक विचारक हैं बिलोवी। ये आप लोगों को याद भी होगा, बिलोवी एक विचारक हैं। उनके अनुसार जनता, शासन तंत्र और संविधान राज्य के आवश्यक तत्व हैं और बिलोवी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। जबकि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इन लोगों ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है और राज्य और राजनीति विज्ञान के बारे में चर्चा किया है। लेकिन राज्य यानी स्टेट, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, ये आपको याद रखना चाहिए: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन एक विचारक हैं बिलोवी, ये भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। एक और प्रश्न है कि किस विचारक ने
किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान, राजनीति को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है, या इंग्लिश में कहें तो मास्टर साइंस? किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान यानी मास्टर साइंस की संज्ञा दी है? तो आप जानते हैं अरस्तु। अरस्तु ने दोस्तों राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है। और राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने किया। उनकी पुस्तक का नाम भी पॉलिटिक्स है, याद रखिएगा। पॉलिटिक्स जो है ये अरस्तु की पुस्तक का नाम भी है और इसका अर्थ राजनीति होता है। अरस्तु ने कई देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अगर जो संख्या आपको याद करना हो तो अरस्तु ने पॉलिटिक्स या अपने यूनान का संविधान रचने से पूर्व 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी थी। और दोस्तों अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान, सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस की संज्ञा देता है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान का जनक होने का श्रेय भी अरस्तु को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल यानी जड़ विहीन है, निर्मूल है। और राजनीति के बिना इतिहास निष्फल यानी फल विहीन है, निष्फल है। तो ये एक महत्वपूर्ण कथन है। आपसे पूछा जाता है कि ये कथन किसका है कि इतिहास के बिना राजनीति जड़ विहीन है और राजनीति के बिना इतिहास फल विहीन या निष्फल है। तो ये कथन सीले का है, याद रखिएगा। सीले बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं। इन्होंने राजनीति विज्ञान और इतिहास के पारंपरिक संबंधों की चर्चा करते हुए कहा है कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी बार बार पूछा जाता है, आपको मैं नोट करा दे रहा हूँ। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है। बताइए किसका कथन है? ये शुरुआत ही, प्रश्न का शुरुआत करने से पहले ही आपको इसका उत्तर आ जाना चाहिए। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ये कथन किसका है? तो ये मैकाइवर, आर.एम. मैकाइवर का कथन है। मैकाइवर दोस्तों अगर जो मूल रूप में देखा जाए तो ये राजनीति विज्ञानी न होकर एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री और समाज वैज्ञानिक हैं। इनका कहना है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। कैसे? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है। इसमें ये माना जाता है कि राज्य की अचानक उत्पत्ति हुई है, ये सही नहीं है, बल्कि राज्य जो है अचानक उत्पत्ति का परिणाम न होकर क्रमिक विकास का फल है। और इसमें रक्त संबंध ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रक्त संबंध एकता का पहला और मजबूत बंधन रहा है। मैकाइवर का कहना है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। और इसी तरह हेनरी मैन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम खोजें इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला जो प्रारंभिक बंधन था वो रक्त संबंधी था। तो आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि एक भारतीय विचारक है मनु। ये प्रश्न पूछा जाता है, मनु ने राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है?
मनु ने राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है? इसमें जब आप पढ़ेंगे तो जो ऑप्शन आएंगे, दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो सही उत्तर मनु, जो कि प्राचीन भारतीय विचारक हैं, इन्होंने राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया है। कैसे? जब आप मनुस्मृति पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि जो संसार है इसमें अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तब इनकी रक्षा के लिए प्रभु ने राज्य का सृजन किया था। और मनु के अतिरिक्त कई भारतीय राजनीतिक विचारक हैं जो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि राज्य की रचना या निर्माण ईश्वर ने किया है। और किसके लिए? व्यवस्था बनाने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पितृसत्तात्मकता या पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन हैं? पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन हैं? तो नाम बताइए कौन है? सही उत्तर आपका हो जाएगा हेनरी मेन। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? सर हेनरी मेन से संबंधित है। और इस सिद्धांत में क्या माना जाता है दोस्तों? जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है इसमें ये माना जाता है कि राज्य परिवार का बृहत रूप है, ऐसे परिवार का जिसमें पिता की प्रधानता थी। यानी पितृसत्तात्मक सिद्धांत में जो परिवार का मुखिया होता है वो पिता होता है। हेनरी मेन का कहना है कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत वो सिद्धांत है जो समाज का आरंभ ऐसे पृथक परिवारों से मानता है जो सबसे अधिक आयु वाले पुरुष वंशज के नियंत्रण और छत्र छाया में एक साथ रहते हैं। और पितृसत्तात्मक सिद्धांत का जो मुख्य तर्क ये है कि इसका आधार ये माना जाता है कि परिवार का आधार अस्थायी विवाह और गोत्र संबंध था। और राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो प्रारंभिक परिवार के एक ही पूर्व के वंशज थे। परिवार प्रधान के व्यापक और असीमित अधिकार राजनीतिक सत्ता के मूल स्रोत थे। तो इस तरह से पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो पिता को या परिवार के सबसे श्रेष्ठ मुखिया को प्रधानता देता है, इसके समर्थक हेनरी मेन रहे हैं और इन्होंने राज्य की उत्पत्ति में इसी सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत, इसके प्रमुख समर्थक कौन रहे हैं? संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो सही उत्तर है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। कैसे दोस्तों? संप्रभुता का जनक बोदा को माना जाता है। संप्रभुता का जो जनक है ये जीन बोदा को माना जाता है और उन्होंने सबसे पहले सावर्निटी या संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। संप्रभुता को राज्य का मूल तत्व या प्राण तत्व कहा जाता है। और एक और सिद्धांत है संप्रभुता के विपरीत, वो है बहुलवाद। तो बहुलवाद संप्रभुता की विपरीत धारणा है और ये सिद्धांत राज्य को संप्रभुता के गुण को मान्यता नहीं देता है। दोस्तों, संप्रभुता जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन के द्वारा किया गया था लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक में। इसके अलावा बहुलवादी सिद्धांत है। बहुलवादी सिद्धांत वो राज्य के एकलवादी धारणा में विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि राज्य अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है। और आप जान लीजिए बहुलवाद के प्रमुख विचारकों में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। बहुलवाद या प्लूरलिज्म, तो मेटलैंड, गियरके या ऑटो वान गियरके। इसके अलावा कोल, लिंडसे,
लिंडसे और लास्की और मैकाइवर, ये सभी विचारक जो हैं ये बहुलवाद के समर्थकों में हैं। F.W. मेटलैंड और ऑटो वान गियरके को बहुलवाद का जनक कहा जाता है। तो आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत, ये जॉन ऑस्टिन से संबंधित है। संप्रभुता सिद्धांत के जनक बोदा को कहा जाता है। बहुलवाद जो संप्रभुता की विपरीत धारणा है, इसके प्रतिपादक मेटलैंड और ऑटो वान गियरके हैं। कोल, लिंडसे, GDH कोल, लिंडसे, लास्की और मैकाइवर संप्रभुता के अन्य बहुलवाद के अन्य प्रमुख समर्थकों में रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में किसने सबसे पहले अंतर किया था? विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में सबसे पहले अंतर किसने किया था? संप्रभुता में अंतर करने वाले विचारक कौन से हैं? तो सही उत्तर है डायसी। A.V. डायसी या डायसी, इन्होंने विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया है और वो कहते हैं कि विधिक संप्रभु जो संसद होती है, राजनीतिक संप्रभु निर्वाचक गण या जनता होती है, उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। तो सबसे पहले विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर करने वाले विचारक A.V. डायसी हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक और प्रश्न आता है कि संप्रभुता मूल रूप से किस प्रकार की अवधारणा है? संप्रभुता जो है कैसी अवधारणा है? संप्रभुता की अवधारणा कैसी अवधारणा है? आपसे पूछा जाएगा। राजनीतिक अवधारणा, विधिक अवधारणा, दार्शनिक अवधारणा या किस प्रकार की नैतिक अवधारणा? तो संप्रभुता मूल रूप से किस प्रकार की अवधारणा है? तो याद रखिएगा, ये विधिक अवधारणा है। संप्रभुता मूल रूप से राजनीतिक न होकर ये विधिक अवधारणा है। संप्रभुता की धारणा सबसे पहले बोदा ने प्रस्तुत किया था। बोदा, हाब्स, ऑस्टिन ये राज्य को ही एकमात्र संस्था मानते हैं जो समाज के लिए कानून बनाता है। कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य होती है, सर्वोच्च होती है और असीम होती है, और इस सिद्धांत को संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत माना जाता है और इसमें संप्रभुता के विधिक स्वरूप को स्वीकार किया गया है। तो याद रखिएगा, संप्रभुता की धारणा मुख्यतया विधिक अवधारणा होती है। एक महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों आपके लिए, कथन है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। ये कथन किसका है? तो ये है सेंट थॉमस एक्विनास। याद रखिएगा, एक्विनास मध्यकालीन विचारक हैं। वो कहते हैं कि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। ऑगस्टाइन का जो समय काल है वो 354 से 430, ये एक प्रकार से 5वीं शताब्दी के प्रारंभ के राजनीतिक दार्शनिक हैं। ये पहले राजनीतिक दार्शनिक हैं जिन्होंने लौकिक और धार्मिक क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा खींचकर राजनीतिक दर्शन की जो सीमाएं हैं उसकी समस्या सामने रखी। और आप जानते हैं कि मध्यकालीन यूरोप में राज्य और चर्च का विवाद प्रमुख था, लेकिन ऑगस्टाइन ने न्याय को राज्य का सबसे प्रमुख तत्व माना है। उनका कहना है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड या लुटेरों की टोली मात्र कहे जाते हैं, और वो कहते हैं कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने के लिए और उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। तो याद रखिएगा कि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है, लुटेरों की टोली बन जाता है। ये सेंट थॉमस एक्विनास का कथन है। और इसी तरह का एक सामान्य विचार प्लेटो कहते हैं कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। ये कथन
जो है सेंट थॉमस एक्विनास का है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि जहाँ कानून नहीं होता, एक कथन है, ये आपको याद होगा, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ कानून नहीं होता, यानी कि यहाँ पर लॉ यानी कानून को श्रेष्ठता प्रदान की गई है स्वतंत्रता के ऊपर। जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, ये कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जॉन लॉक का कथन है। दोस्तों याद रखिएगा, लॉक ने राज्य की संप्रभुता और उसकी जोर जबरदस्ती को, शक्ति को, ये जो चीज़ें हैं उनको शंका की दृष्टि से देखा और इस पर कानून द्वारा सीमाएं लगाने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं, कानून का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना और सुरक्षित करना है, और इसी आधार पर वो कहते हैं कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा कि ये कथन जॉन लॉक का है। वो स्वतंत्रता को कानून के दायरे में रखते हैं और कहते हैं कि कानून का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना और सुरक्षित करना है, और जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। एक भारतीय संविधान से एक प्रश्न, दो प्रश्न भारतीय संविधान से भी देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, कब ये आया था। 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और दो अन्य सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था। ये 3 सदस्यीय आयोग था जिसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और 2 सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। और एक और प्रश्न है, देखिए कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें भी डेट याद रखना है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, ये आप जरूर याद रखिएगा। और ये प्रश्न जो है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, तो ये डेट है 22 जनवरी 1947। 1947। देखिए प्रस्तुत कब किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किया था आपका 13 दिसंबर 1946 को, और ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। आप जानते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। इसके कुछ दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
और इस पर विचार विमर्श के बाद संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। और इसकी प्रशंसा करते हुए एक राजनीतिक विद्वान है अर्नेस्ट बारकर, उनका कहना है कि जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी इस पुस्तक में जो तर्क दिया गया है उन्हें उद्देश्य का संक्षिप्त और सारभूत रूप में प्रस्तुत करती है। और मैं ये उद्धृत करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे गर्व है कि भारत के लोग अपना स्वतंत्र जीवन प्रारंभ करते समय उन राजनीतिक सिद्धांतों को मान्यता दे रहे हैं जिन्हें हम पश्चिम की परंपरा कहते हैं, किंतु जो पश्चिम तक सीमित नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान निर्माण के समय में ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया था या स्वीकार किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।